नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले लेक्चर में देखा हमने कि कैसे महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश को पूजा पे बैठाकर देश बंद करा दिया। उस समय भारत की आबादी लगभग 35 करोड़ थी और उसमें से अप्रॉक्सीमेट सारे लोग पूजा पे बैठ गए। अंग्रेज सरकार को तार की व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए सेना लगानी पड़ी, नहीं तो वो पूरी दुनिया से कट जाते। और फिर इसके गुस्से का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग जैसा भयानक नरसंहार किया। और इस नरसंहार के बाद महात्मा गांधी ने इसका रिएक्शन दिया और रिएक्शन के बाद अंग्रेज़ों ने हंटर कमीशन बनाया और कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय आयोग। हंटर कमीशन ब्रिटेन के प्रेशर में आ गया, ब्रिटेन की जनता के प्रेशर में आ गया। वहाँ पर नेशनलिज्म और हाइपर नेशनलिज्म का नारा बुलंद होने लगा और रेजिनाल्ड हैरियो डायर को लोग हीरो बनाने लगे। इस वजह से हंटर कमीशन ने उस रिपोर्ट में लीपापोती कर दी और कह दिया कि कर्तव्य परायणता की उच्च आकांक्षा के बीच कुछ गोलियां गलती से पैरों के ऊपर निकल गई और कमर के ऊपर लग गई और इस वजह से थोड़े लोगों की मौत हो गई। इधर 1919 में भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उनसे महात्मा गांधी की जो है मुलाकात हुई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड से महात्मा गांधी ने कहा कि बातचीत का कोई रास्ता नहीं बचा है, आप हमारे घर पर ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं। आप कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट चलाने की बात करें, क्योंकि चेम्सफोर्ड कह रहे थे अब हम आगे से सुधार करेंगे, तुमको और मौका देंगे। उन्होंने कहा हमें ख़राब गवर्नमेंट पसंद है, लेकिन अपनों की हमें तुम्हारी कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट और कोई कितना भी अच्छा प्रशासन मिल जाए, हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम तुमको इस देश से निकाल के दम लेंगे। उन्होंने कहा कैसे निकालोगे? बोले पूरे सम्मान के साथ, लेकिन असहयोग के द्वारा। कहा अगर 35 करोड़ की जनता आप लोगों को कोऑपरेट ना करे, आपके साथ कोऑपरेशन से काम ना करे, तो 1 लाख अंग्रेजों की बिसात नहीं है कि वो 35 करोड़ भारतीय जनता पर शासन कर लें। आप हमारे देश पे शासन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारी जनता आपके साथ कोऑपरेट करती है, आपके साथ हाथ से मिला के हाथ काम करती है, इस वजह से आप हिंदुस्तान के रूलर हैं। अगर हम जनता को ये समझाने में कामयाब हो गए कि डोंट कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स, कि अंग्रेज़ों के साथ कोऑपरेट ना करो, तो फिर जो है आपको इस देश से जाना होगा। मतलब गांधी जी कुछ नो कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आपके साथ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। बहुत मुस्कुराए, बहुत हंसे। कौन? चेम्सफोर्ड। उनको लगा गांधी क्या बात करने वाला आदमी है, कैसे बात करता है, 35 करोड़ जनता जो डिपेंडेंट है हम पे, वो कैसे कोऑपरेट नहीं करेगी। गांधी ने ये बातें हवा में नहीं कही थी, गांधी को कुछ चीज़ें समझ में आ रहा था। और इसके पहले मैं गांधी का कोई मूवमेंट बताऊं, जो अगला मूवमेंट होने जा रहा है, मैं आपको गुलामी का एक प्रिंसिपल बताता हूं। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को अपनी ताकत और बल से कब्जा किया था। आप किसी को भी ताकत से केवल कुछ समय के लिए कब्जा कर सकते हैं, कुछ समय तक उसे गुलाम बना सकते हैं। अगर आपको लंबे समय तक उसे गुलाम बनाए रखना है तो आपको शक्ति के प्रयोग के बजाय मानसिक गुलामी में उसको लाना होगा। और अंग्रेज़ों ने भले इस कंट्री को अपनी ताकत या तलवार से गुलाम बनाया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मानसिक और इकोनॉमिकली लोगों को गुलाम बना लिया। फॉर एग्जाम्पल ये सोचो कि अगर आप किसी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और उसको फिजिकली हरेस करके उठवा लिया, आपने उसको मार पीट के काम कराया कि मार कहबो तो तुम्हारा काम करबे टाइप का, तो उसको मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, और वो एफिशिएंट काम करेगा भी नहीं, अच्छे से काम नहीं करेगा। आप रोज़ मारेंगे, पीटेंगे, लतियाएंगे, कूटेंगे, फिर थोड़ा बहुत वो काम करेगा। लेकिन इसका उल्टा, किसी एक व्यक्ति को आप पहले देखो और उस पर अपना प्रभाव डालो और कहो देखो तुम बहुत अच्छे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम जो 5,000 की नौकरी कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो, इसको छोड़ दो। उसने कहा फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं तुमको हर महीने 10 लाख रुपए दूंगा, एक गाड़ी दूंगा, एक बंगला दूंगा, 15-20 सिक्योरिटी गार्ड दूंगा, सारी सुविधाएं दूंगा। वो सोचेगा मेरे में ऐसे क्या है यार, मेरे को सब कुछ मिल रहा है। आपने उसको हर सुविधा मुहैया करा दी, ठीक है, बढ़िया सा फ्लैट, 5-6 सुंदर सी गाड़ी, ठीक है, 8-10 नौकर चाकर, और सब कुछ उसको मुहैया करा दिया। 1-1.5 साल तक उसको वैसे रखो। वो फटीचर जो कभी पैदल टहलता था, जो ऑटो से टहलता था,
जो गरीब आदमी था, जो जो जाके परचून के दुकान से सामान लाता था, मार्केट से सब्जी लेके आता था, उसका स्टैंडर्ड राइज हो गया। और 2 साल बाद उससे बोलो कि हमारा ये गलत काम करो, अगर नहीं करते हो तो मैं तुम्हें कोई दंड नहीं देना चाहता, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम मेरी दी गई व्यवस्थाएं छोड़ दो और फिर से अपनी उस दुनिया में लौट जाओ जिस दुनिया में तुम थे, गरीबी की, जाहिलियत की 5000 वाली में। वो कभी नहीं लौटेगा। वो आपके कहने पे कत्ल करेगा, कुकर्म करेगा, सारा काम करेगा, क्योंकि वो आदी हो चुका है उस सुविधाओं को पाने का। इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने हम पे किया और आज के दौर में हम चाइना के साथ कुछ इसी तरह से फील कर रहे हैं। आप सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी रिसेंटली नोट बंद कर दिया, देश में कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या लगता है कि प्रधानमंत्री अगर कल कहें कि पूरे देश से चाइनीज मोबाइलों की होली जला दी जाएगी और बिना मोबाइल के लोग रहेंगे, क्या वो कल प्रधानमंत्री रहेंगे? नहीं। इकोनॉमिकली कैप्चर कर लिया है चाइना ने हमारी मोबाइल इंडस्ट्री की व्यवस्था के, और इसके बगैर लोग नेता बदल देंगे। नरेंद्र मोदी भले ही कितने पॉपुलर नेता हों, लेकिन इतने पॉपुलर नहीं है कि वो चाइनीज इक्विपमेंट बैन करके प्रधानमंत्री बने रह जाएं। यही जनता उनको गद्दी से उखाड़ के फेंक देगी। तो इसी तरह से अंग्रेजों ने भारत को पहले तीर तलवार और युद्धों से जीता जरूर, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की इकोनॉमी को कैप्चर कर लिया। भारत जिस समय ब्रिटेन भारत में आया 1605-6 के दौरान, उस समय भारत दुनिया का सबसे धनी देश था। 30-40% टोटल इकोनॉमी हमारे पास थी जहांगीर के ज़माने में। लेकिन जो देश धनी होते हैं वो आम तौर पर रूढ़िवादी होते हैं, उनको कोई आविष्कार की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है। इसीलिए देखिए आज भी कुवैत, कतर, ये देश पैसे वाले जरूर हैं, लेकिन इनके यहाँ इन्वेंशंस नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, इन्होंने कोई नोबेल साइंस का आज तक नहीं प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि एक धनी आदमी को इन्वेंशन की ज़रूरत क्यों होगी? वो तो पैसा देके कोई चीज़ खरीद लेगा। ठीक है, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है, तो जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक आविष्कार नहीं होगा। यूरोप भारत के रिस्पेक्ट में उस दौर में गरीब देश था, इस वजह से वहाँ पे विज्ञान में क्रांति आई, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुई, क्योंकि उन लोगों को ज़रूरत थी, वो लोग खाने तक को तरस रहे थे, इसलिए एक के बाद एक रेवोल्यूशन हुए। और जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई तो उसके बाद वहाँ पे आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अर्थात औद्योगिक क्रांति। पहले वैज्ञानिक क्रांति, फिर औद्योगिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति इसलिए आई क्योंकि उनको नीड थी। हमारे पास इतना पैसा था, दुनिया के किसी कोने में होगा, पैसा फेंकेंगे मंगा लेंगे, लेकिन उनके पास तो पैसा भी नहीं था और नीड थी, उनकी बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही थी। इसलिए उन्होंने कोशिश की कुछ आविष्कार करने के जिससे उनका जीवन सरल हो सके। और पहले जब साइंस डेवलप हुआ तो उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई और 17वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आया और यूरोप ने बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स बनाई। हमारे यहाँ तब कोई इन्वेंशंस नहीं था, धर्म कर्म पे बात हो रही थी और हमारे यहाँ पे तब थे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुटीर उद्योग। तो हमारे यहाँ पे उस समय सब कुछ क्या था? डोमेस्टिक था। हमारे यहाँ फैक्ट्रीज नहीं थी, बड़े बड़े मिलें नहीं थी, केवल घरेलू काम से चीज़ों चल रही थी। जब अंग्रेज आए, जब यूरोपियंस आए यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ से कच्चा माल उठाया और यूरोप ले जाकर बड़ी बड़ी मशीनों में उसे डालकर उसे जो है उन्होंने प्रोसेस किया और प्रोसेस करके उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई और भारत के रिस्पेक्ट में सस्ते दर पे लाके उसे भारत में बेचा। इससे क्या हुआ कि उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा थी क्योंकि वो मशीनों से बना था, वो मिलों से बना था, हमने हाथ से बनाया था। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं वो आम तौर पे महंगे होते हैं और उसकी क्वालिटी भी उतनी चमक दमक वाली नहीं होती, लेकिन जो फैक्ट्री प्रोडक्ट होते हैं, जो मिल से बने होते हैं, मशीनों से बने होते हैं, वो रिस्पेक्टिवली सस्ते भी होते हैं और वो देखने में लुक वाइज भी, अपीयरेंस वाइज भी काफ़ी बेहतर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक साधारण से एग्जाम्पल से फिर आपको इकोनॉमी का ये प्रिंसिपल समझाता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में महिलाएं जो साड़ी के किनारे फॉल वगैरह लगाती हैं, पहले इसको हाथ से लगाया जाता था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता था, डोमेस्टिक होता था कारोबार। ठीक है, कुटीर उद्योग का कारोबार था। एक महिला पूरे दिन मेहनत करती तो बामुश्किल 10 साड़ियों में ये काम कर पाती, 10 साड़ियों में लगा पाती। आज के समय अगर मजदूरी देखी जाए तो कम से कम 300। अगर वो पूरे दिन मेहनत करे तो उसका पर डे का पर साड़ी कम से कम खर्चा आएगा 30। ठीक है, मतलब एक साड़ी में वो फाल लगाने का कम से कम 30 रुपये लेगी। लेकिन बाद में वही चीज़ जब मशीन से होने लगी तो 1 घंटे में 30 साड़ियाँ निकाली जा सकती है। ठीक है, मशीन पे लगाया, 5 मिनट में धड़ धड़, दिन भर में
300 या 300 या 1000 साड़ियाँ तक एक दिन में निकाली जा सकती है। अगर मान लो एक दिन में 500 साड़ियाँ निकाली गई और 10-10 रुपये लिया गया, तब भी इसका रेवेन्यू हो जाएगा 5000, इधर का रेवेन्यू 300। ठीक है, तो मशीन उसके मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन के बावजूद भी प्रॉफिट में थी, जबकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या था, नॉन प्रॉफिट में था। ये 10 में लगा रहा था या 30 में, तो कौन इनसे लगाएगा? तो इनकी दुकानदारी क्या हो गई, बंद, और इनकी दुकानदारी क्या हो गई, तेज। ब्रिटेन और यूरोप जैसे कंट्रीज़ ने, यूरोप के देशों ने भारत में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोडक्ट लाए, तो भारत के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए, और भारत पर यूरोप की मिलों के बने प्रोडक्ट छाते गए, और धीरे धीरे पूरे देश पर यूरोप की बनी मिलों के प्रोडक्ट आ गए, और पूरी हमारी इकोनॉमी यूरोप पे डिपेंड हो गई। पूरी अर्थव्यवस्था ही किस पे डिपेंड हो गई, यूरोप पे डिपेंड हो गई। हमारे अपने लोग, हमारे भारतीय लोग ये सोचने लगे कि अगर अंग्रेज़ों को हमने भगा दिया तो पहनेंगे क्या, ये कपड़ा जो पहने हैं ना, ये भी तो अंग्रेज़ों के मिल से बन के आता है। खाएंगे क्या, ये जो नमक आता है ये भी अंग्रेज़ों के घर से आता है। पढ़ेंगे कहाँ, ये जो स्कूल खोला है वो भी अंग्रेज़ों ने खोला है। अगर मुकदमेबाजी हुई तो जाएंगे कहाँ, ये जो कोर्ट है ये भी अंग्रेज़ों की है। ठीक है, हर चीज़ में अंग्रेज़ हैं, बिना अंग्रेज़ के सांस के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए लोगों को लगता था कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आके बड़ा एहसान किया। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि बिना अंग्रेज़ों के भारत में रहना ही पॉसिबल नहीं होगा। इस तरह से महात्मा गांधी ने जब ये व्यवस्था देखी तो उनको समझ में आ गया कि भारत की आज़ादी केवल और केवल युद्ध क्रांति या किसी क्रांति के माध्यम से नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए फिजिकल रेवोल्यूशन से ज़्यादा इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था में कुछ क्रांति लानी होगी। उन्होंने कहा कि हमें कुछ अपनी चीज़ें जो है वो करनी होगी। 1906 में इसी तरह का एक प्रयोग हुआ था जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। कहा गया था विदेशी चीज़ों को हटाओ और क्या ले आओ, स्वदेशी मूवमेंट लाओ। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट थोड़ा तो ठीक था, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। इसका रीज़न था क्योंकि उस समय के नेताओं ने लोगों से कहा कि विदेशी चीज़ों को हटाओ, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, लेकिन लोगों ने कहा कि सब कपड़ा तो विदेशी है, फिर पहनेंगे क्या? तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते। ठीक है, अगर उन्होंने कोई सब्स्टिट्यूट दिया होता कि देखो ये वाला जला दो, इसके बदले हिंदुस्तान का ये वाला पहनो, तो स्वदेशी मूवमेंट ज़्यादा सफल हुआ होता। लेकिन उन्होंने केवल ये कहा कि विदेशी हटा दो, लेकिन लोगों ने कहा कि विदेशी हटा देंगे तो क्या करेंगे, स्वदेशी तो कुछ है ही नहीं। लेकिन स्वदेशी का उन्होंने कोई विकल्प नहीं किया। जैसे ये जो मोबाइल जिससे हम शूट कर रहे हैं, भारत में लगभग 90% मोबाइल मेड इन चाइना है या चाइना की कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी कहें कि सारे चाइनीज़ मोबाइल्स की होली इसी होली को जला देना, तो आप कहोगे कम से कम हिंदुस्तानी मोबाइल लाओ। अगर वो कहेंगे नहीं नहीं बिना मोबाइल के रहो, तो आप कहोगे तुम हटो। ठीक है, तो इसी तरह से सब्स्टिट्यूट के बिना स्वदेशी नहीं चल सकता। महात्मा गांधी को ये बात समझ में आ रही थी कि जब तक हम कोई इसका ऑप्शन नहीं देंगे, लोग इन अंग्रेज़ों के बनाए हुए चीज़ों का बहिष्कार नहीं करेंगे। लेकिन जब तक अंग्रेज़ों को आर्थिक चोट नहीं देंगे, तब तक वो इस देश को छोड़ के भागेंगे नहीं। ये भी महात्मा गांधी को समझ में आ गया था। इसलिए महात्मा गांधी ने एक सिस्टमैटिक मूवमेंट डिज़ाइन किया, और उस मूवमेंट को बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लिखते हैं हेडिंग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके सारे पॉइंट समझेंगे हम। हिंदी में इसको बोलते हैं भाई असहयोग आंदोलन। क्या बोलते हैं? असहयोग आंदोलन। इसकी डेट कब शुरू हुआ ये भी समझते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन ये शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 से और ख़त्म होता है ये 11 फरवरी 1922 को। ठीक है, इसका रीजन भी बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। वैसे तो ये मूवमेंट अगस्त के महीने में महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया था, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति में इसके प्रस्ताव को रखकर इसे मंजूरी भी दिलाई गई। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, और उस साल इस कांग्रेस समिट जो हुई थी ये हुई थी नागपुर में। और नागपुर में इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सी विजया राघव चारियार।
ये 1920 के कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में एक सीनियर वकील चित्तरंजन दास या CR दास ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा और कहा कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो पास करा जाए, और कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल CR दास ने 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में रखा, जो कि पास किया गया। लेकिन मूवमेंट इसके पहले ही शुरू किया था गांधी ने, और वो समय था अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 से ये मूवमेंट शुरू हुआ था। अब आइए समझते हैं इस मूवमेंट के पॉइंट्स क्या क्या थे, की पॉइंट्स क्या क्या थे। महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट के लेके क्या क्या घोषणाएं की। पहली बात जो महात्मा गांधी कह रहे थे वो क्या कह रहे थे, नॉन कॉपरेशन, कहा था सहयोग नहीं करना है। किसको, इंडियंस को। किसको, 1 लाख अंग्रेज, देखते हैं कैसे गुलाम बना लेंगे भारत को, 35 करोड़ लोगों को, ठीक है, बस हमें सहयोग नहीं करना है। लोगों ने कहा बापू कैसे सहयोग नहीं करना है, तो कहा ठीक है मैं बताता हूँ कैसे सहयोग नहीं करना है। उन्होंने कहा कि आपको विदेशी कपड़े छोड़ देने हैं, विदेशी वस्त्रों का त्याग, स्वदेशी वस्त्र अपनाओ। कौन सा वस्त्र अपनाओ, स्वदेशी वस्त्र अपनाओ। लो भाई, पहली चीज इन्होंने विदेशी वस्त्रों को छोड़ने की कही और कहा कि देसी मेड इन इंडिया जो वस्त्र हैं उसे पहनो। तब तक भारत के सारे कुटीर वस्त्र उद्योग बंद थे। महात्मा गांधी ऐसे समय में कह रहे हैं कि ब्रिटिश मिलों में बने हुए सिल्क, ब्रिटिश मिलों में बने हुए रेयान, नायलॉन और कॉटन को छोड़ देना है, हिंदुस्तान के बने कपड़े पहनने हैं। लोगों ने कहा महात्मा ये बात इतनी आसान नहीं है। स्वदेशी मूवमेंट वालों ने ट्राई किया था, तो कहा क्यों आसान नहीं है। उन्होंने बोला क्या पहनेंगे, तो उन्होंने कहा मैं बताता हूँ, ये लो एक लकड़ी, इसमें एक डंडी फंसाओ, इधर बनाओ चरखा और ऐसे घुमाओ, 1 रुपए का सूत लाओ और 10 परिवार पहनो, 10 परिवार, कम से कम 100 लोगों का कपड़ा बन जाएगा इतने सूत से। और इस तरह से महात्मा गांधी ने वस्त्रों के तौर पे क्या लॉन्च किया, खादी। किस मूवमेंट के समय लॉन्च किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तौर पे। कहा विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ। अंग्रेजों ने जब ये लाइन सुनी तो बड़े मुस्कुराए, बोले ससुरा सारा कपड़ा जला देगा तो क्या सब नागा बाबा बनेंगे, नंगे टहलेंगे, ठीक है, कपड़ा तो हम बना के देते हैं। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, लॉर्ड सेल्सफोर्ड ने कहा कपड़ा तो हम बना के देते हैं, और कपड़ा ही जला दोगे तो पहनोगे क्या, नागा बाबा बनोगे। अंग्रेजों ने कहा चिंतन करो, तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनेंगे लेकिन नंगे भी नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक नया वस्त्र लॉन्च किया जिसका नाम था खादी, और चरखा एक ब्रांड बना। घर घर में चरखा चलने लगा और खादी बनने लगा। खादी का कपड़ा अंग्रेजों के मिल से बने कपड़े से सस्ता था, हेल्प खुद के द्वारा बनाया जाता था। शाम को बैठो, पंचायत भी करो, प्रपंच भी करो और घुमाते रहो, कपड़ा बन के तैयार, पहन लो। थोड़ा सा क्वालिटी में चमक दमक खराब थी लेकिन सस्ता बहुत पड़ता था, इसलिए लोगों ने कहा ठीक है, और विदेशी कपड़ों की होली जलने लगी। अंग्रेजों ने देखा, बोला यार ये तो खतरनाक आदमी है, मतलब एक काम सफल हो गया। दूसरी बात महात्मा गांधी ने कहा विदेशी स्कूलों, कॉलेजों आदि का बहिष्कार। कहा अच्छा, कहा देखो अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ोगे, अंग्रेजों जैसी बुद्धि हो जाएगी। दूसरी बात, इनके स्कूल में पढ़ोगे, इनको पैसा दोगे, ये अपनी हिस्ट्री अपना रेसिज्म पढ़ाएंगे, इसलिए इनके स्कूल में ना जाओ, देसी स्कूलों में पढ़ो। अंग्रेज फिर मुस्कुराए, बोले हमारे स्कूल से तो खुद ये पढ़े हैं, ठीक है, और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि अंग्रेजी स्कूलों में ना पढ़ो। तो क्या ये लोगों को गधा बनाना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो स्कूल है ये नहीं है। देखते हैं हमारे स्कूलों का बहिष्कार करके ये कैसे स्कूल चला लेंगे। महात्मा गांधी ने कहा रुको रुको, तुम्हारी दवाई है मेरे पास, चिंता न करो। महात्मा गांधी ने कहा लो मैं कॉलेज खोल देता हूँ। महात्मा गांधी ने गुजरात में सबसे पहले एक कॉलेज खोला जिसका नाम है गुजरात विद्यापीठ। गुजरात विद्यापीठ ये खुला था 1920 में। कब खुला, 1920 में, और इसकी लोकेशन है अहमदाबाद। कहाँ है लोकेशन, अहमदाबाद।
महात्मा गांधी ने बिहार में भी एक स्कूल खोला, नाम बिहार विद्यापीठ। क्या नाम है? बिहार विद्यापीठ। ये 6 फरवरी 1920 को महात्मा गांधी ने खोला और ये है पटना में। कहाँ पे है? पटना में। ठीक है। महात्मा गांधी ने एक और स्कूल बनारस में खुलवाया। ठीक है, आगे लिखते हैं हम इसको। कहाँ पे खुलवाया? महात्मा गांधी ने अपना अगला स्कूल बनारस में खुलवाया। ठीक है, और उसका नाम था काशी विद्यापीठ। क्या नाम था? काशी विद्यापीठ। 1921 में महात्मा गांधी ने बनारस में काशी विद्यापीठ खुलवाया। इनके निर्देशन में खोला गया ये। ठीक है, काशी विद्यापीठ कहाँ पे खुला? ये बनारस में। इसके फाउंडर महात्मा गांधी ने थे। इसको फाउंडर करने वाले वहाँ के एक बनिया थे, एक वैश्य थे, जो कि महात्मा गांधी के बहुत ज़्यादा बड़े क्या थे? अनुयायी थे। नाम था उनका शिव प्रसाद गुप्त। क्या नाम था? शिव प्रसाद गुप्त एंड भगवान दास। भगवान दास। इन लोगों ने कौन सा कॉलेज खोला भाई? इन लोगों ने खोला काशी विद्यापीठ, जो कि बनारस में खोला गया। ठीक है, तो इसका उद्घाटन जो है किसने किया? इसका उद्घाटन किया मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। किस विद्यापीठ का? काशी विद्यापीठ का। महात्मा गांधी ने अपने दोस्तों यारों से भी कहा कि जो लोग कैपेबल हैं वो भी स्कूल खोलें और स्वदेशी स्कूल के इस कैंपेन में अपनी भागीदारी लें। इस तरह से महात्मा गांधी के एक फॉलोअर, महात्मा गांधी ने उनकी काफ़ी मदद की, उनके मूवमेंट को भी अपना सहारा दिया। उनका नाम था मौलाना जौहर अली। मौलाना जौहर अली। और एक और आदमी थे, उनका नाम था शौकत अली। क्या नाम था? शौकत ब्रदर्स बोलते हैं इनको, शौकत अली। इन्होंने 1921 में अलीगढ़ में एक कॉलेज खोला जिसका नाम था जामिया मिलिया इस्लामिया। आप सोच रहे होंगे ये तो भाई दिल्ली में है, आप गलती से बता रहे हैं अलीगढ़ में। नहीं मेरे भाई, उस समय 1921 में जब इसे खोला गया तो ये कहाँ खोली गई थी? ये खोली गई थी 1921 में खोली गई थी अलीगढ़ में। बाद में इसे शिफ्ट किया गया दिल्ली के ओखला में। ठीक है, 1935 में इसे दिल्ली के ओखला में शिफ्ट किया गया। जामिया इनिशियल तौर पे कहाँ खोली गई थी? अलीगढ़ में खोली गई थी। इसके संरक्षक होते थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इसे खोलने वाले थे मौलाना जौहर अली और शौकत अली नाम के दो मुस्लिम लोग। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये एक स्कूल खुला। आपको पता होगा बनारस में एक बहुत बढ़िया स्कूल बहुत पहले से खुला था। साल 1916 में कांग्रेस के नेता मदन मोहन मालवीय ने एक कॉलेज खोला था जिसका नाम था बनारस हिंदू कॉलेज। क्या नाम था? बनारस हिंदू कॉलेज, जो आजकल BHU कहलाता है। ये इस मूवमेंट के पहले ही खुला था। किस मूवमेंट के? असहयोग आंदोलन से 4-5 साल पहले 1916 में खुला था बनारस में। महाराजा बनारस से भीख मांगी थी मदन मोहन मालवीय ने। निजाम साहब हैदराबाद से देश भर की रियासतों में उस गरीब ब्राह्मण ने भीख मांग के इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खोली हिंदुस्तान में, नॉर्दर्न हिंदुस्तान में, उसका कैंपस इतना बड़ा है। BHU इस समय जो मदन मोहन मालवीय जी की धरोहर है, वो एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो नहीं। समझ में आया कि नहीं? और इसको कैसे उस आदमी ने खोला? भिक्षा मांग के। समझ में आया? उनके पास अपनी कोई पैसा नहीं था, इसलिए हैदराबाद के नवाब निजाम ने जो पैसा दिया, इसलिए उधर IIT के तरफ के गेट का नाम है हैदराबाद गेट। ठीक है, हर रियासत के नाम से कुछ ना कुछ बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेम्पल्स भी है भगवान जी का। तो ये वाला खुला। तो उन्होंने कहा भैया मदन मोहन तुम भी देसी आदमी हो तो तुम भी इसमें मदद करो, कुछ बच्चे बनारस के यहाँ भी पढ़ेंगे। उन्होंने कहा जी गुरुदेव उसमें क्या दिक्कत है, हमारे स्कूल में भी पढ़ें लेकिन विदेशी स्कूलों में नहीं पढ़ना। तो इस तरह से महात्मा गांधी का जो स्वदेशी स्कूल वाला कॉन्सेप्ट था वो भी क्या हो गया? सही हो गया। महात्मा गांधी का स्वदेशी स्कूल वाला सही हो गया, स्वदेशी वस्त्र वाला भी क्या हो गया? सही हो गया। स्वदेशी वस्त्र मतलब खादी और स्वदेशी स्कूल मतलब भारत के स्कूल। एक बड़े कांग्रेसी नेता होते थे। जब महात्मा गांधी चंपारण में गए थे
चंपारण की यात्रा पे थे, चंपारण सत्याग्रह में। तो जब वो मुजफ्फरपुर पहुंचे तो इतिहास और इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर थे जो मुजफ्फरपुर के एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे, उनका नाम था जेवी कृपलानी। क्या नाम था? जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी महात्मा गांधी से मिलने आ गए थे। इस वजह से अंग्रेज सरकार ने उनकी प्रोफेसर की नौकरी खत्म कर दी थी। चंपारण आंदोलन के समय 1917 की बात है, मैंने बताया था उस वाले आंदोलन में। महात्मा गांधी ने कहा, बच्चा तुम्हारी नौकरी गई थी लेकिन तुम पढ़े लिखे आदमी हो, इसलिए तुम गुजरात विद्यापीठ संभालोगे। गुजरात विद्यापीठ का इनको क्या बना दिया गया? प्राचार्य बना दिया। पढ़े लिखे लोग तो थे ही ये लोग, ठीक है। कहा तुम इसके प्रिंसिपल हो गए। अभी तक तुम प्रोफेसर थे, अब क्या हो गए? प्रिंसिपल। उस समय बीसी का पद नहीं था क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं था, आजकल ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी था, तो इसका प्राचार्य बना दिया गया इनको। महात्मा गांधी का ये वाला प्रयोग भी क्या हुआ? काफ़ी सही निकला कि स्वदेशी स्कूल भी चल गए। तीसरी बात महात्मा गांधी ने कही कि विदेशी या अंग्रेजों के जो अदालतें हैं, विदेशी अदालतों, ऑफिसों आदि का बहिष्कार। कहा जो विदेश की अदालत है, मतलब अंग्रेजों की अदालतें हैं, उनका बहिष्कार करना है। अंग्रेजों के जो ऑफिसेस हैं उनका बहिष्कार करना है। कहा कि इसमें कोई नहीं जाएगा, इनके कोर्ट्स में कोई नहीं जाएगा। लोगों ने कहा भाई लड़ाई झगड़ा होगा, मुकदमेबाजी होगी, तो अंग्रेजों की अदालत में नहीं जाएंगे तो कौन सी अदालत में जाएंगे? बोले गांधी जी बोले नहीं नहीं नहीं, समझो बात। एक तो तुम लोग थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए बड़ा लड़ते हो, जितने की ज़मीन नहीं उससे ज़्यादा की लड़ाई लड़ लेते हो, मुकदमेबाजी करते हो, वकील करते हो, और अंग्रेज़ तुमको लूटते रहते। इसलिए ऐसा नहीं करना है। तुमको गांव पंचायत बनानी है। क्या बनानी है? पंचायतें। गांव में कुछ लोग इकट्ठा हो और छोटी मोटी सारी जो लड़ाइयाँ हैं उसको आपस में बैठकर सुलझाओ, पंचायतों के द्वारा सुलझाओ। अगर तब भी न सुलझे तो जो वहाँ के आसपास के लोकल कांग्रेसी नेता हैं उनको बुला के सुलझाओ। अगर उनसे ना सुलझे तो भैया मैं तो खाली आदमी हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, घूमता हूँ, मेरे को बुलाओ, लेकिन कोई मुकदमा अदालत तक नहीं जाना चाहिए। किसी काम की ज़रूरत हो तो इन सरकारी अधिकारियों, सरकारी नुमाइंदों को, बड़े सरकार के गोरे अधिकारियों के दरबार में न जाओ, गांव वाले आपसी सहयोग करके इसको सुलझाओ। इस तरह से महात्मा गांधी ने विदेशी कोर्ट्स को भी क्या किया? झटका दिया। अदालतों में मुकदमे शार्पली गिरने लगे, लोग आपस में ही सहयोग कर करके क्या करने लगे? मुकदमे खत्म करने लगे। और इस तरह से क्या हुआ? पूरे देश में एक नया विचार पनपने लगा कि हर चीज़ का बहिष्कार किया जा सकता है। और इस तरह से महात्मा गांधी का ये भी बहिष्कार काफ़ी क्या हुआ? सफल हुआ। अब अगली बात महात्मा गांधी ने क्या कहा जो नेचुरल सोर्सेस हैं या प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर कोई कर नहीं देना है। नो टैक्स। कहा कोई कर नहीं देना है, क्योंकि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे बालू हो गई, मोरंग हो गई, पहाड़ हो गया, समुद्र से निकला हुआ नमक हो गया, ठीक है, पानी हो गया, इन सब चीज़ों पे अंग्रेज सरकार को कोई कर नहीं देना है। ज़मीन हो गई, इस पे भी कोई लैंड रेवेन्यू नहीं देना। लोगों ने कहा कैसे नहीं देना? उन्होंने कहा नहीं देना क्योंकि बताओ तुम्हारी नदी में बालू डालने क्या अंग्रेज आए थे? क्या मोरंग डालने अंग्रेज आए थे? क्या पहाड़ अंग्रेजों ने लगाए हैं? क्या नमक समुद्र में अंग्रेज पैदा करते हैं? इसे तो भगवान ने दिया, भगवान की दी हुई चीज़ों पे काहे का कर? कोई टैक्स नहीं देना। वैसे आजकल इन चीज़ों पे कर है, लेकिन गांधी जी ने उस समय कह दिया कोई कर नहीं देना, क्योंकि ये अंग्रेजों का बनाया नहीं हुआ है, यह गॉड की तरफ से तुमको गिफ्ट है। इस तरह से एक और बड़ा झटका इकोनॉमी के माध्यम से दिया गांधी ने। किसको? अच्छा, भारत के लोग कोई तुमको कह दे कि ये चीज़ देना नहीं, फ्री फोकट में लेना है, तो और खुश होंगे। इस मामले तो लोग और खुश हुए, बोले गांधी बहुत बढ़िया आदमी है। क्यों? कहते हैं किसी बात पे टैक्स नहीं देना। तो टैक्स का क्या कर दिया? प्राकृतिक संसाधनों पे, नेचुरल रिसोर्सेस पे टैक्स का बहिष्कार कर दिया। अगला जो पॉइंट है वो महात्मा गांधी ने कहा कि देखो
जो मेसोपोटामिया में सैनिक कार्रवाई हो रही है, मेसोपोटामिया की जो सैन्य कार्रवाई है, हम उसका समर्थन करते हैं। आप कहोगे ये क्या है? ठीक है, इसका एक हिस्सा है भारत में जिसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। किसका समर्थन किया? खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिया महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन को समर्थन, ये उसी का हिस्सा है। आपको पता है मुसलमानों के जगत में एक धार्मिक पद ही सबसे बड़ा होता था। उस समय मुसलमानों में जितने मुस्लिम रूलर्स थे वो सब अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि मानते थे। वो मानते थे कि उनका सर्वोच्च ताकत वाला व्यक्ति, सर्वोच्च धर्मगुरु जो है वो है खलीफा। खलीफा को वो अपना नेता मानते थे और खलीफा था टर्की का सुल्तान। तुर्की का जो सुल्तान होता था वही खलीफा के पद पे होता था और दुनिया भर के मुसलमान उसे अपना आदर्श मानते थे, अपना राजा भी मानते थे, अपना प्रधान भी मानते थे। सारे रूलर्स उसको अपना हेड मानते थे। इसका मतलब पूरा मुस्लिम जगत एक व्यक्ति की उंगली पर था और वो था खलीफा। और खलीफा कौन था? टर्की का सुल्तान। इस तरह से अंग्रेजों को इनसिक्योरिटी हो रही थी खलीफा से कि अगर ये कह देगा तो पूरे दुनिया के मुसलमान अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बागी हो जाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने प्रेशर बनाया कि खलीफा की पोस्ट को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। और अंग्रेज इस पोस्ट को खत्म करना चाहते थे, इसलिए पूरी दुनिया में, मेसोपोटामिया इराक को बोलते हैं, पूरे दुनिया में, इराक, ईरान, सीरिया वगैरह वगैरह को, पूरी दुनिया में इस पद को बचाने के लिए मुसलमानों ने एक आंदोलन छोड़ा और इस तरह से एक आंदोलन चला। भारत में इस आंदोलन को जो नाम दिया गया, भारत में खलीफा का पद बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ उसका नाम है खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन। मैं लिख देता हूँ, खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत आंदोलन किसके लिए था? खलीफा का पद बचाने के लिए। ये 17 अक्टूबर 1919 को शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। कहाँ तक? 1922 तक चला था। इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने अपना समर्थन दे दिया, कह दिया ठीक है मेरा समर्थन है। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। महात्मा गांधी ने कहा अंग्रेजों के खिलाफ अगर ये सारे मुसलमान लड़ रहे हैं तो मौका है कि हम भी इसी में क्या करें, चार हाथ हम भी लगा लें। ठीक है, और इस तरह से महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को अपना समर्थन दिया। इस मूवमेंट को करने वाले लोगों का नाम था शौकत अली। याद रखना नाम, शौकत अली। खिलाफत मूवमेंट के कौन लोग थे? फाउंडर शौकत अली, मौलाना जौहर अली। क्या नाम था? मौलाना जौहर अली, या इसको अली ब्रदर्स भी कहते हैं। ये दोनों ही इसके फाउंडर थे। महात्मा गांधी ने इन ब्रदर्स से मिलकर इसको समर्थन दे दिया। पूरे देश में जो 17 अक्टूबर 1919 को उसे खिलाफत दिवस के तौर पे मनाया गया। किस तरह से मनाया गया? खिलाफत दिवस के तौर पे मनाया गया। ये सारी चीज़ें असहयोग आंदोलन के साथ हो रही है। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा है, कपड़े का बहिष्कार, स्कूलों का बहिष्कार, ऑफिसों का बहिष्कार, कार्यालयों का बहिष्कार, कोर्ट का बहिष्कार। खिलाफत वाले बोले हमको समर्थन, बोले ठीक है तुमको भी समर्थन। इसके अलावा महात्मा गांधी ने कहा कि नेचुरल सोर्सेस पे कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। अब महात्मा गांधी के विरोधी महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के कारण उनको प्रो मुस्लिम साबित करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि महात्मा गांधी थोड़ा मुसलमानों के हिमायती थे, नहीं तो आखिर क्या ज़रूरत थी एक हिंदू नेता को मुसलमानों के सर्वोच्च धर्मगुरु के पद को बचाने वाले आंदोलन का समर्थन करने की। तो इसका जवाब ये है कि महात्मा गांधी प्रो मुस्लिम या मुसलमानों के नेता बचाने वाले आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे। वो समर्थन इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेज़ों को ये लोग इस समय परेशानी में डाल रहे हैं, तो थोड़ा परेशानी बढ़ाने के लिए हम भी बढ़ा दें। ये मतलब कोई अगर गिर रहा है तो उसको दुई और मार दो तो गिर जाएगा पूरी तरह से। तो महात्मा गांधी का समर्थन एक सोची समझी चाल थी और महात्मा गांधी के साथ सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेता भी इस मूवमेंट के समर्थन में थे और इस तरह से खिलाफत मूवमेंट को महात्मा गांधी ने समर्थन दे दिया। इन सारे पॉइंट्स के साथ ये असहयोग आंदोलन आगे बढ़ा। असहयोग आंदोलन का जब प्रस्ताव कांग्रेस की 1920 की कार्य समिति में रखा गया तो दो नेताओं ने इससे अपनी नाराज़गी व्यक्त करी और उन्होंने इसका विरोध किया। एक नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने कहा कि मैं जो ये प्रस्ताव है किसका,
असहयोग आंदोलन का उससे सहमत नहीं हूँ, ठीक है। असहयोग आंदोलन से इन्होंने अपनी असहमति जताई और दूरी बना ली। दूसरे थे बिपिन चंद्र पाल जी, बिपिन चंद्र पाल साहब, इन्होंने भी असहयोग आंदोलन से अपनी असहमति जताई और इन्होंने भी इससे दूरी बना ली। एक और नेता थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, इन्होंने शुरुआत में इससे दूरी बनाई, लेकिन बाद में जब ये आंदोलन महात्मा गांधी महात्मा गांधी सस्पेंड करने लगे तो इन्होंने सस्पेंड किए जाने का विरोध किया, सस्पेंड का भी विरोध किया। पहले तो इस आंदोलन से इन्होंने अपना इत्तेफाक नहीं रखा, लेकिन जब आंदोलन अच्छा चल गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये आंदोलन चलना चाहिए, अब महात्मा गांधी को इस आंदोलन को सस्पेंड नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों नेता याद रखना। लाला लाजपत राय की जो फिलॉसफी थी या उनका जो विचार था वो बीच में बदल गया जब आंदोलन बढ़िया चलने लगा। अब आइए आंदोलन कैसे चला, असहयोग, ये समझ जाते हैं। इतने सारे मांगों और इतने सारे पॉइंट्स के साथ ब्रिटिश सरकार को एक भयानक इकोनॉमिक लॉस लगाते हुए आंदोलन जो है आगे बढ़ गया 1 अगस्त 1920 से लेकर और फिर चला ये 11 फरवरी 1922 तक, ठीक है। इस बीच देश भर में बहुत सारी घटनाएं घटी और बहुत सारी परिस्थितियां बदली। एक लड़का था, कटक में उसका जन्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ है उनकी, ठीक है, 23 जनवरी सन 1897। जगह कहाँ पे? कटक। नाम था सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस। पढ़ने में बहुत अच्छे बंगाली ब्राह्मण थे ये, ठीक है, पढ़ने में बहुत अच्छे थे ये। कौन? सुभाष चंद्र बोस। इसलिए पढ़ाई लिखाई के साथ कुछ राजनीतिक गतिविधियों में भी एक्टिव थे। उस समय वो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक बार एक गोरे अंग्रेज प्रोफेसर ने भारतीयों के रेस पे कोई कमेंट किया, कुछ काला वाला उनको कहा, काले लोगों की बुराई की। ये बात बालक सुभाष चंद्र बोस को अच्छी नहीं लगी। तब वो ग्रेजुएशन में थे, उठे और 3-4 खींच दिया प्रोफेसर के गाल पे, 3-4 तमाचे भड़ाभड़ मारे प्रोफेसर के। इस वजह से प्रेसिडेंसी कॉलेज ने एक नोटिस जारी की और सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से टर्मिनेट कर दिया गया। उस टर्मिनेशन की वजह से कांग्रेस ने उस बात का विरोध किया, क्योंकि उस समय तक ये कांग्रेस के यूथ विंग में काम करते थे सुभाष चंद्र बोस। एक बहुत बड़े वकील मोतीलाल नेहरू ने जब दबाव डाला तो कॉलेज प्रशासन ने कहा कि अपने यहाँ से तो बीए नहीं करने देंगे, लेकिन वायसराय ने इंटरफेयर किया तो उन्हें उस कॉलेज के बजाय एक काम चलाऊ कॉलेज से बीए करने की अनुमति मिली और इस तरह से इनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद साल 1918 में इन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम दिया और इनकी रैंक आई 4। चौथी रैंक से इन्होंने इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करके ये ट्रेनिंग के लिए लंदन चले गए और वहीं पर ये ट्रेनिंग कर रहे थे कि महात्मा गांधी का ये आंदोलन चल गया। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। 1920 में जब ये आंदोलन चला, इसकी खबरें निकलने लगी और ये आंदोलन जो है वो चर्चा बटोरने लगा। तो अप्रैल 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा से, आईसीएस की ट्रेनिंग से क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। नौकरी को लात मार दी, बोला भाड़ में जाए, ठीक है, लात मार दी। किस नौकरी को? आईसीएस जैसी बड़ी नौकरी को। आईएएस तो उसके समतुल्य मानते हैं लोग, लेकिन इंपीरियल सिविल सर्विसेज बहुत बड़ी सर्विसेज थी आईएएस के रिस्पेक्ट में। ऐसी नौकरी को सुभाष बाबू ने 1 मिनट भी नहीं सोचा और इसे क्या कर दिया? लात मार दिया। अब ये आंदोलन इतना अच्छा चल रहा था कि ब्रिटिश सरकार जो है इससे दबाव में थी। इसका प्रभाव इतना अच्छा था कि लग रहा था कि नॉन कॉपरेशन अब ब्रिटिश झेल नहीं पाएंगे। वो सचमुच इस नॉन कॉपरेशन से तंग थे, एक से एक बढ़ के लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ना झुकने को तैयार थे और आंदोलन एक के बाद एक माइलस्टोन तय करता जा रहा था, सफलता की चरम सीढ़ियों को चढ़ता जा रहा था। भारत के लगभग युवा, बुजुर्ग, सभी नेताओं और सभी लोगों का इसका समर्थन था। चाहे कोई जवान नेता था, चाहे कोई बुजुर्ग नेता था, सब इसको समर्थन करते थे, केवल बिपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ के। मोहम्मद अली जिन्ना वो पहले से इनसिक्योर हो गए थे महात्मा गांधी से। जब महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में बंद बुलाई और पूजा पे बैठाया और देश में 32-33 करोड़ लोग पूजा पे बैठ गए,
तब जिन्ना को पहली बार एहसास हुआ कि ये चीज़ क्या है, ये तो मेरे राजनीतिक मार्ग में रुकावट है। इसका इतना प्रभाव कि देश की 80-90% जनता कॉर्पोरेट के मूड में ही नहीं है, अंग्रेज़ों की सारी व्यवस्था ही बिगड़ गई। और 1919 का जो बंद है उससे सबसे ज़्यादा भयभीत जिन्ना हुए। और जैसे जैसे ये आंदोलन सफल होता रहा, कौन सा असहयोग आंदोलन, वैसे वैसे मोहम्मद अली जिन्ना गांधी और कांग्रेस से दूर होते रहे। आखिरकार 1920 के लास्ट और 1921 के शुरुआत में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदस्यता पूरी तरह से अपनी पक्की कर ली और कांग्रेस को रिजाइन कर दिया। 1920 वो साल है जब मोहम्मद अली जिन्ना आईएनसी को छोड़ देते हैं। अब वो पूरी तरह से किसके हो गए थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। मैंने आपको बताया था उस समय 2 पार्टियों का सदस्य रहना अलाउड था। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग की भी सदस्यता ले लेते हैं। 1913 से लेकर 1920 तक वो दोनों पार्टियों के सदस्य रहते हैं। 1920 में महात्मा गांधी के बढ़ते प्रभाव से इनसिक्योर हुए जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ही पकड़ लिया। अब उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया क्योंकि उनको पता चल गया कि कांग्रेस अब केवल और केवल किसकी हो गई है? गांधी की हो गई है। मेरे लिए अब कोई पॉलिटिकल जगह नहीं है इस पार्टी में। और 1920 वो साल था जब जिन्ना ने अपनी इमेज बदलनी शुरू कर दी। अब वो ये ट्राई कर रहे हैं कि उनकी पहचान पूरे देश की नेता की ना हो, कम से कम एक समाज की नेता की हो, और वो समाज है मुसलमानों का समाज। तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया मोहम्मद अली जिन्ना की सोच में। किसमें? 1919 के बंद के बाद और असहयोग आंदोलन के एक के बाद एक माइलस्टोन कवर करने के बाद। इसीलिए वो शायद इस आंदोलन के पृष्ठभूमि से ही क्या हो गए थे? नाराज और इसके एग्री नहीं थे। ठीक है, अब ये आंदोलन अपनी चरम छूने वाला था। लग रहा था कि देश में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। इसी बीच गोरखपुर की चौरा चौरी में एक घटना हुई। तारीख थी 4 फरवरी साल 1922। गोरखपुर का एक जगह है, नाम है चौरी चौरा। क्या नाम है इस जगह का? चौरी चौरा। चौरी चौरा एक बाजार भी है, एक टाउन है, एक कस्बा है, और यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन भी है। पुलिस स्टेशन भी था। 4 फरवरी 1922 के दिन शनिवार था और इस दिन यहाँ पे जो है मार्केट का डे था। मतलब इस दिन वीकली मार्केट लगती थी, साप्ताहिक बाजार लगती थी। किस दिन? 4 फरवरी अर्थात शनिवार के दिन यहाँ पे वीकली बाजार लगती थी। और बाजार के वजह से काफ़ी भीड़ थी चौरी चौरा कस्बे में, गोरखपुर में। और वो भीड़ क्योंकि उस समय महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था और महात्मा गांधी पूरे देश में महान नेता थे, महान आदर्शवाद थे, लोग उन्हें भगवान जैसा मानने लगे थे। भीड़ नारा लगाते गुजरी, गांधी बाबा की जय, महात्मा गांधी की जय। और थाने में जो सिपाही थे उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने अपना आपा खो दिया और वो गालियां देने लगे। किसको? महात्मा गांधी को। जब गालियां देने लगे तो ये भीड़ भी अपना आपा खो बैठी और भीड़ ने भी बगावत की। मामला काफ़ी टेंस हो गया। जब मामला टेंस हुआ तो थाने के पुलिस वालों ने लाठियां निकाली और लाठी लेके टूट पड़े भीड़ पर। भीड़ पे लाठियां चार्ज हुई, भीड़ और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई। इसके बाद जब भीड़ ज़्यादा एग्रेसिव हुई तो थाने वालों ने सोचा कुछ 2-4 फायर करते हैं तो भीड़ भाग जाएगी। फायर किए लेकिन भीड़ कहाँ भागने वाली। पूर्वांचल की भीड़ है, गोरखपुर की, वो कट्टों से खेलने वाले लोग थे। उन्हें लगा नहीं, ना 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 ना, इससे हम डरने वाले लोग हैं नहीं। भीड़ और एग्रेसिव हो गई और किसी ने पेट्रोल मंगाया, किसी ने डीजल मंगाया, किसी ने मिट्टी का तेल मंगाया और थाने को घेर घार के लोगों ने आग लगा दी। ओम नमः स्वाहा। और इस तरह से थाने के भीतर मौजूद 22 पुलिसकर्मी जो है वो मर गए, जल के क्या हो गए? पुलिस के 22 कर्मी जो है, पुलिस के कर्मी वो जल कर मर गए और स्वाहा हो गए। कितने लोग मरे? 22 पुलिसकर्मी थाने से बाहर नहीं जा पाए, उसी के अंदर जल के भुन गए, तड़प तड़प के क्या हो गए? मर गए। ठीक है,
इसमें से 18 सिपाही थे, 2 इंस्पेक्टर थे, एक दीवान था और एक चौकीदार। कुल मिला के कितने लोग मरे? 22 लोग मरे। डेट क्या थी? 4 फरवरी 1922। किस जगह पे? गोरखपुर के चौरी चौरा में। इस मामले में क्या हुआ पहले ये समझते हैं, ठीक है। इस घटना के लिए कुल मिला के ब्रिटिश सरकार ने 224 लोगों के ऊपर 224 लोगों को गिरफ्तार किया। इतने लोगों को इन्होंने क्या माना? इसका दोषी माना। इसके बाद जब ये मामला कोर्ट में गया तो इसमें से 151 लोगों पे चार्ज फ्रेम किया गया, ठीक है। कुछ लोग छूट गए, 224 में से 50, 52, 55 लोग छूट गए। 151 लोगों के ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ, जिसमें से कि 19 लोगों को फांसी दी गई। बाकी लोगों को, कुछ लोगों को आजीवन कारावास मिला और कुछ लोगों को कुछ साल की जेल हुई, कुछ साल की जेल हुई, ठीक है। तो कुल मिला के कितने लोगों को सज़ा हुई? 151, जिसमें से 19 लोगों को क्या हुई? फांसी हुई। इधर महात्मा गांधी ने इस घटना के बाद क्या किया? इस घटना की खबर, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय गुजरात के सागरवती में थे और ये घटना घटित थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, तब यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत के गोरखपुर में घटी थी। उस समय संचार का ये साधन नहीं था कि लोग ट्विटर पर टैग करके बोलते हो हेयर इज मिस्टर गांधी, व्हाट इज हिज प्रिंसिपल ऑफ वायलेंस, कुछ ऐसा नहीं था। या कोई पत्रकार मुंह में ठूस के पूछता महात्मा गांधी से, कहाँ गई तुम्हारी अहिंसा, ठीक है, बोलो गांधी बोलो, ऐसा नहीं था। उस जमाने में खबरें सर्कुलेट होने में काफ़ी वक्त लगता था। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में यह खबर 11 फरवरी 1922 को पहुंची। जब महात्मा गांधी को इस खबर के बारे में पता चली और इसमें 22 लोगों की हत्या के बारे में पता चली तो महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए और उन्होंने तत्काल अपना आंदोलन सस्पेंड कर दिया। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया। किस दिन? 11 फरवरी 1922 को। महात्मा गांधी ने कहा वायलेंस इज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल, हिंसा मेरे मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। आई कांट सपोर्ट एनी टाइप ऑफ वायलेंस, मैं किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता। Hence I suspended my movement due to the violence, इसलिए मेरे नाम पे जो हिंसा हुई है उस वजह से मैं अपना आंदोलन समाप्त कर देता हूँ। और 11 फरवरी 1922 को अचानक से असहयोग आंदोलन क्या हो गया? खत्म हो गया। अंग्रेज़ों को थोड़ा रिलीफ मिली, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ? पहले समझते हैं रिएक्शंस क्या हुए, भारत के नेताओं ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, ठीक है। चूंकि महात्मा गांधी ने ये आंदोलन जब लॉन्च किया था तो इसे कांग्रेस कार्य समिति के 1920 के अधिवेशन से पास किया गया था। इसका प्रपोजल रखा था CR दास, चित्तरंजन दास ने, मैंने आपको पीछे बचाया था। जब इसको वापस लिया गया तो महात्मा गांधी ने किसी भी एक व्यक्ति से सलाह नहीं ली, केवल अपनी अंतरात्मा सुनी और अपने ही अकेले इसका निर्णय ले लिया। कांग्रेस में बहुत वरिष्ठ नेता थे, किसी से बातचीत करने की जरूरत तक नहीं समझी, केवल अकेले अपने आप इस आंदोलन को वापस ले लिया, जबकि देश नई आज़ादी का सपना देखने लगा था। इसलिए बहुत सारे बड़े नेताओं ने गांधी के इस कदम की आलोचना की। आलोचना करने वालों में थे CR दास, ठीक है, CR दास मतलब चित्तरंजन दास। अगले नेता थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा रुष्ट भी हो गए थे महात्मा गांधी से, आगे जाके इनका रुष्ट एक परिणाम के तौर पे आता है। इसके अलावा थे जवाहरलाल नेहरू, ये भी काफ़ी आलोचना करने लगे महात्मा गांधी। ये कांग्रेस के अंदर के नेता हैं, बाहर वाले तो बहुत सारे कर ही रहे थे। इसके अलावा थे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भी इसकी आलोचना की। विट्ठल भाई पटेल, क्या नाम था? विट्ठल भाई पटेल, इन्होंने आलोचना की, ठीक है। इसके बाद जो है केशु भाई आयंगर, ठीक है, इन्होंने भी क्या किया? इसकी आयंगर नाम था इनका, इन्होंने भी क्या किया? इसकी आलोचना की। बहुत सारे लोगों ने महात्मा गांधी के अचानक आंदोलन वापस लिए जाने के कदम की क्या की? आलोचना की। और महात्मा गांधी के इस मूवमेंट पे जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं,
कभी कभी आंखों से आंसू झरझर निकलते रहते हैं, सस्किया मुंह में दब के रह जाती थी। मतलब जवाहरलाल नेहरू चाहते हैं रिएक्ट करना, बोलना, लेकिन महात्मा गांधी का प्रभाव इतना है, दबाव इतना है, यह कह सकते हैं कि वो बोल नहीं पाते। बाकी कांग्रेस के बाहर से भी आवाज़ें उठी और कई भारत की बड़ी सारी जनता निराशा में डूब गई। अब इस आंदोलन के बाद साल 1922 में, इसी साल दिसंबर के महीने में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, क्योंकि इन्होंने फरवरी 1922 में आंदोलन वापस लिया। दिसंबर 1922 में, आपको मैंने बताया था कांग्रेस का सम्मेलन हर साल के अंतिम महीने के अंतिम हफ्ते में होता था। तो दिसंबर 1922 का INC समिट हुआ और इसमें काफ़ी गर्मा गर्मी थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने आंदोलन बिना किसी से पूछे वापस लिया था। इस सम्मेलन जो हुआ, ये हुआ गया बिहार में। कहाँ पे हुआ? गया बिहार में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वही CR दास, जिन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रोविजन पास करवाया था। चित्तरंजन दास, CR दास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। पहले तो महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज किया गया इस वजह से कि उन्होंने आंदोलन को अचानक से क्या कर लिया था, वापस कर लिया था। लेकिन इस मोमेंट में एक और बात हुई, और वो बात ये हुई, वैसे तब तक गांधी जेल में थे, लेकिन जेल के अंदर से भी कांग्रेस में उनका काफ़ी बड़ा प्रभाव था। अभी उनको जेल जाने की बात बताते हैं। दिसंबर 1922 में महात्मा गांधी जेलों में बंद थे, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव इतना था कि कांग्रेस में दो धड़ा है, एक गांधी समर्थक धड़ा और दूसरा जो गांधी के कदम के बाद गांधी का विरोध कर रहा है। CR दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, ऐसे कई नेता हैं जो कि कह रहे हैं कि हम जो है चेंजेस या चेंजर ग्रुप में आएंगे, चेंजर ग्रुप में आएंगे। मतलब ये क्या है, उस समय बात हुई कि देखो अंग्रेजों का विरोध अब आगे कैसे किया जाए। गांधी और गांधी के समर्थक धड़ा ये मानता था कि कांग्रेस को लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उनको अंग्रेजों की असेंबली का बहिष्कार करना चाहिए और बिना चुनाव लड़े ही उनका विरोध करना चाहिए। जबकि CR दास, विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों का ये मानना था कि हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। किसका? लेजिस्लेटिव काउंसिल का, विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहिए और विधान परिषद का चुनाव लड़कर उसका चुनाव जीतना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहिए और सीटें जीतकर विधान परिषद के भीतर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहिए। तो एक वो लोग हैं जो सरकार में शामिल होकर सरकार का विरोध करने की बात कर रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो सरकार के चुनाव में पार्टिसिपेट ना होने की बात कर रहे हैं। जो लोग सरकार के साथ शामिल ना होने की बात कर रहे थे उनको नॉन चेंजर ग्रुप कहा गया, और जो लोग सरकार के साथ शामिल होने की बात कर रहे थे उन्हें चेंजर ग्रुप कहा गया। आइए समझते हैं कि कौन कौन से लोग किधर आते थे। ठीक है, तो चेंजर ग्रुप के जो है, नॉन चेंजर ग्रुप के अगवा थे महात्मा गांधी। ये तो आप जानती, वो जेल में थे लेकिन थे तो वही। वो कह रहे थे कि हमें सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करना है, हमें सरकार में शामिल होकर उनका विरोध नहीं करना है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ये गांधी जी के चेले हैं। एक हैं राजेंद्र प्रसाद, ये सभी लोग कह रहे थे कि हमें शामिल नहीं होना है, विधान परिषद में चुनाव नहीं लड़ना है। समझ में आया कि नहीं? चुनाव का क्या करना है? बहिष्कार करना है। दूसरी तरफ चेंजर ग्रुप था। ठीक है, ये लोग कह रहे थे कि भैया हमें चुनाव लड़ना है। इसके अगुवा थे CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल इत्यादि। ये लोग कहते थे इलेक्शंस में लड़ना है, इलेक्शंस में जाना है। किसके लिए? विधान परिषद के, और विधान परिषद का चुनाव जीतना है और उसके अंदर से विरोध करना है। ठीक है, सरकार का हिस्सा बनकर विरोध करना है। ये लोग कह रहे थे सरकार के बाहर से विरोध करना है। लेकिन गांधी अब तक जो है लोगों के नज़रों से उतर चुके थे, इसलिए जो है ज़्यादातर लोग इधर वालों को समर्थन नहीं कर रहे थे।
अब आइए समझते हैं कि जब 11 फरवरी को सस्पेंड किया गया आंदोलन, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया। पहले ये दो ग्रुप समझ तो लिया हमने। 11 फरवरी 1922 को कौन सा आंदोलन खत्म हुआ? असहयोग आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, क्या हो गया? निलंबित हो गया। अब महात्मा गांधी जो नायक थे, कौन था? एम के गांधी नायक थे। वो क्या बन चुके थे? वो नायक से खलनायक बन चुके थे। क्या बन चुके थे? देश के लिए खलनायक। लोगों ने कहा कि हमने इसमें उम्मीद लगाई और ये नालायक आदमी जो है धोखा दे गया। ठीक है, तो इस वजह से लोगों ने इनसे अपना समर्थन क्या कर दिया? शुरू किया, खत्म करना शुरू किया। अब लोगों के लिए गांधी उतने बड़े नेता नहीं थे, उतने बड़े शहंशाह नहीं थे। महात्मा गांधी से लोगों ने अब धीरे धीरे क्या बना ली? दूरी बनानी शुरू कर दी। ठीक है, और जब दूरी बनानी शुरू कर दी तो महात्मा गांधी पर ब्रिटिश सरकार की नज़र थी पहले से। कोई नेता ताकतवर क्यों होता है? क्योंकि उसके पास बहुत भारी जन समर्थन होता है। अगर जनता का समर्थन नहीं तो नेता नहीं। ठीक है, जब तक जन समर्थन है कोई भी सरकार नेता पे हाथ नहीं डालती, क्योंकि दंगे फसाद बवाल होने का डर होता है। गांधी अभी तक पूरे देश के सबसे फेमस नेता थे। इसीलिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने रॉलेट एक्ट के बाद कहा था महात्मा गांधी पे रॉलेट एक्ट मत लगाना, उसकी गिरफ्तारी मत करना, वो कितना भी ड्रामा करे उसके ऊपर हाथ मत डालना, क्योंकि उस पर हाथ डालते ही देश में अंग्रेज सत्ता की नींव हिल जाएगी और वो शहीद बन जाएगा। ठीक है, तो हमें शहीद नहीं बनाना, उसको हमें अंडर एस्टिमेट करना है। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों से जनता का समर्थन विड्रॉ हुआ, ब्रिटिश सरकार नज़र गड़ाए बैठी थी, तुरंत धड़ाक से इनको 10 मार्च 1922 को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। कहा बेटा अब बताओ। ठीक है, और गिरफ्तारी हो गई किसकी? महात्मा गांधी की। कोई ज़्यादा हो हल्ला नहीं हुआ। कुछ लोग, क्योंकि कोई भी नेता कितना भी खत्म हो, 10-20 लाख समर्थक तो उसके रहते ही हैं, तो कुछ समर्थक जरूर उनके विरोध में इकट्ठा हुए। लेकिन अब वो गांधी नहीं थे जिनकी नज़रों पे पूरा भारत बंद किया करता था। इसलिए लोगों ने कहा ठीक है, गिरफ्तार हो गए, बीच में आंदोलन वापस कर लिए। तो इस वजह से 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार करके, ठीक है, अंग्रेज सरकार ने जेलों में डाल दिया। गांधी पे मुकदमा चलना शुरू हुआ। ठीक है, और गांधी को कोर्ट में पेश किया गया। अहमदाबाद सेशन कोर्ट है और महात्मा गांधी को पेश किया गया। चार्जेस क्या क्या लगाए गए? आरोप क्या है? 124A, ठीक है, राजद्रोह लगाया गया इनके ऊपर, राजद्रोह। इनके साथ एक और आदमी गिरफ्तार हुआ था, नाम है शंकर लाल बैंकर। क्या नाम है? शंकर लाल बैंकर। इनके बारे में मैंने आपको बताया था अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय। शंकर लाल बैंकर जो महात्मा गांधी का पेपर था यंग इंडिया, उसको फाइनेंस भी करते थे और उसके एडिटर भी थे। ठीक है, तो यंग इंडिया में लिखे लेखों की वजह से शंकर लाल बैंकर को गिरफ्तार किया गया, उसको पैसा वगैरह देते थे। महात्मा गांधी पर राजद्रोह की कार्रवाई भी इसी यंग इंडिया नाम के पेपर में लिखे उनके लेखों की वजह से हुई, क्योंकि महात्मा गांधी वैसे तो कोई हिंसा नहीं कर रहे थे, लेकिन उस लेख को आधार बनाते हुए अंग्रेज सरकार ने कहा कि आप जनता को भड़काते हैं, आप राज का द्रोह कर रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर राजद्रोह लगाया गया। और आरोप महारानी के विरुद्ध विद्रोह कराने की, महारानी के विरुद्ध क्या कराने की? विद्रोह कराने की। ठीक है, देश को अनस्टेबल करने की, मतलब क्या करने की? अनस्टेबल करने की या इसको प्रभावित करने की। ठीक है, युद्ध छेड़ने की, बहुत सारे आरोप और संगीन तरह के आरोप महात्मा गांधी के ऊपर लगाए गए। महात्मा गांधी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे ICS ब्रूमफील्ड, इंपीरियल सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे, नाम था ब्रूमफील्ड। इन्हीं की कोर्ट में शंकर लाल बैंकर और महात्मा गांधी को पेश किया गया। इनके ऊपर जो आरोप थे वो मैंने आपको बता दिए गए। राजद्रोह का आरोप था, महारानी के खिलाफ युद्ध छेड़ना, देश को डिस्टेबल करना वगैरह बहुत सारे गंभीर आरोप थे और इस आरोप की सुनवाई ब्रूमफील्ड कर रहे थे। जज ब्रूमफील्ड अपनी कुर्सी पे बैठे और आकर जब बैठे तो सरकारी वकील ने एक के बाद एक तर्क दिया कि महात्मा गांधी ने किस तरह से देश के युवाओं को, देश की जनता को भड़काया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ,
किस तरह से नॉन कॉपरेशन करने के लिए मजबूर किया है। यंग इंडिया में जो लेख लिखे गए थे वो किस तरह से राजद्रोह की श्रेणी में आते हैं, किस तरह से महारानी की सरकार को डिस्टेबल करने की कोशिश की गई है। ये सारे आरोप एक के बाद एक सरकारी वकील ने लगाए। अब महात्मा गांधी का नंबर था। महात्मा गांधी की तरफ मुखातिब होते हुए जस्टिस ब्रूमफील्ड पूछते हैं, मिस्टर गांधी, डू यू थिंक यू आर गिल्टी? महात्मा गांधी से पूछा, क्या आप मानते हैं कि आप अपराधी हैं? महात्मा गांधी ने कहा, एस माय लॉर्ड, हाँ मैं मानता हूं कि मैं अपराधी हूं। उन्होंने कहा, फिर आप अपना सबमिशन दीजिए। महात्मा गांधी ने अपना भाषण देना शुरू किया। जो सबमिट करना होता है, जो अपनी बहस सबमिट करना होता है, वो खुद वकील थे, उनको वकील की ज़रूरत तो थी नहीं। उन्होंने अपना सबमिशन दिया। इस बार अंतरात्मा की आवाज़ से महात्मा गांधी बोले। उन्होंने कहा, अगर अपने घर पर कब्जा करने वाले को भगाना अपराध है तो मैं अपराधी हूं और मुझे दंड दिया जाना चाहिए। अगर अपने देश को शोषित करने वालों के विरुद्ध बोलना अपराध है तो गांधी अपराधी है, उसे भयानक दंड दिया जाना चाहिए। किस बिना पर अंग्रेज हिंदुस्तान में शासन करते हैं, यह प्रश्न पूछना अगर अपराध है तो मैं अपराधी हूं। किसी दूसरे देश द्वारा जबरन थोपी गई सरकार का विरोध करना अगर अपराध है तो महात्मा गांधी अपराधी है। कुल मिला के हर एक गलती अंग्रेजों की तरफ उंगली उठाते हुए महात्मा गांधी ने यह कहा कि अगर ऐसा करना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। नियर अबाउट 33 मिनट तक महात्मा गांधी ने अपना सबमिशन दिया। कहा जाता है कि आज तक दुनिया के इतिहास में किसी राजद्रोही द्वारा दिया गया ये सबसे बेहतरीन सबमिशन या भाषण था जिसको महात्मा गांधी ने उस दिन अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में दिया था। और आधी बातें सुनने के बाद जस्टिस ब्रूमफील्ड अपनी कुर्सी पे खड़े हो गए और खड़े होकर मुकदमे की सुनवाई करने लगे। और महात्मा गांधी का सबमिशन पूरा हुआ और उन्होंने अपना फैसला लिखना शुरू किया। लिखा कि इफ़ देयर इज़ एनी हेवनली जस्टिस इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया में कोई भी ईश्वरीय या स्वर्गीय न्याय है, देन गांधी विल फाउंड द नॉन गिल्टी, तो महात्मा गांधी गैर अपराधी सिद्ध होंगे। बट परंतु आई एम बाउंडेड टू द कॉलोनियल लॉ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन मैं अंग्रेज शासन के औपनिवेशिक कानून से आबद्ध हूँ। हैंस वी हैव टू पनिश द गांधी, इसलिए हमें महात्मा गांधी को दंडित करना पड़ेगा। गांधी इज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 ईयर, महात्मा गांधी को 6 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। मतलब वो ये कह रहा है कि दुनिया में अगर कहीं सही की, न्याय की, भगवान की, ईश्वर की अदालत है तो गांधी पे बिल्कुल दोष सिद्ध नहीं होता। वो अच्छा आदमी है, उसने सही काम किया है, लेकिन मैं विवश हूँ कि मैं अंग्रेजों का जज हूँ, इस वजह से मुझे गांधी को दंडित करना पड़ेगा और गांधी को 6 साल की सजा सुनाई जाती है। नीचे की लाइन और भी मार्मिक है। लिखा, इफ हर मैजेस्टी विल फॉरगिव और गिव द पार्डन टू महात्मा गांधी, कहा अगर महारानी की सरकार महात्मा गांधी को माफ करती है, उनके प्रति दया दिखाती है, देन आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति होऊंगा। मतलब अगर गांधी को माफ़ी मिली तो जस्टिस ब्रूमफील्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश होंगे। उसके बाद उन्होंने अपना फैसला लिखा और पेन उठाई और पेन दे मारी उसी जहाँ पे फैसला लिखा था। पेन की जो पेन थी वो टूट के बिखर गई। बाद में वो भागते भागते गए कहाँ पे, साबरमती आश्रम, उसी अहमदाबाद में जो थोड़ी दूर पे था, और आश्रम के सामने उनको मिली कस्तूरबा वाली माता। अब मेरे को अपना यहाँ पे रहने दो, जब बाबा आएंगे तो मैं उन्हीं के साथ रहूँगा, उन्हीं का चेला बन के रहूँगा। मैं बड़े सरकार की अदालत में अब नौकरी नहीं करूँगा क्योंकि वो नौकरी ठीक नहीं है, गांधी का मार्ग ठीक है। बाद में जब पत्रकारों ने पूछा कि तुमने गांधी को मृत्युदंड तो दिया नहीं, फिर पेन तोड़ने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि जब मृत्युदंड दी जाती है तब पेन तोड़ी जाती है। उन्होंने कहा, हैंग माई जुडिशियल कैरियर, मैंने अपने न्यायिक पद को, न्यायिक कैरियर को ही फांसी की सज़ा दे दी थी, इसलिए मैंने अपनी पेन को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो महात्मा गांधी का ये मुकदमा था जिसमें कितने साल की सज़ा हुई? 6 साल की सज़ा हुई। ठीक है, 1922 से लगभग 1928-29 तक उनको जेलों में बंद रहना था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और इधर कांग्रेस के अधिवेशन में एक नया विवाद पैदा हुआ था। और वो विवाद ये है कि क्या नो चेंजेस ग्रुप में रहना है या फिर किस में रहना है, चेंजेस ग्रुप में रहना है। नो चेंजेस में रहना है कि चेंजेस में रहना है। ठीक है,
नो चेंजेस ग्रुप में आते थे कौन? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी इसके अगुवाई थे, महात्मा गांधी तो खुद थे, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसके अलावा चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, राजा गोपालाचारी। M.A. अंसारी, नाम याद रखना है, M.A. अंसारी उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली नेता, कुछ लोग कहते हैं माफिया, मुख्तार अंसारी के पूर्वज हैं। ये भी कांग्रेस में थे। ये नॉन चेंजेस ग्रुप में आते हैं। ये 1926 के INC समिट के प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है, तो वो उस परिवार से आते हैं। दूसरी तरफ चेंजेस ग्रुप में कौन कौन आता था? इधर से आते थे C.R. दास चक्रवर्ती, C.R. दास, इनका नाम था चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। अगला नाम है मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, ठीक है। तीसरा नाम है विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। तो ये कुछ नेता हैं जो चेंजेस ग्रुप में आते हैं। ये लोग कहते थे कि सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करना है, विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ना है, ठीक है, और बाहर से विरोध करना है। इन्होंने कहा सरकार के भीतर घुस के सरकार का विरोध करना है और ज़रूरत पड़ी तो रिजाइन भी करना है। विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे? लड़ेंगे और लड़ के घेरेंगे। अंदर में जाके विधान परिषद में सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, सरकार से ज़्यादा छूटें लाएंगे। और इस तरह से इस 1922 का ये गया अधिवेशन है जिसमें ये बात हो रही है। और अध्यक्ष भी कौन थे? C.R. दास, ठीक है, इसी में ये सब बातें हुई, ठीक है। आखिरकार गांधी की ज़्यादा चली और ये बातें लोगों ने मानी नहीं कि विधान परिषद का चुनाव लड़ा जाना चाहिए। इस वजह से C.R. दास ने नाराज होकर क्या कर दिया? कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। अब आइए रिजाइन की झड़ी देखते हैं। सबसे पहले रिजाइन किया किसने? C.R. दास, चित्तरंजन दास। उन्होंने कहा कि अगर विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ना तो मैं कांग्रेस में नहीं रहूँगा, रिजाइन है मेरा। एक तो महात्मा गांधी ने बिना सोचे समझे आंदोलन वापस लिया, मैं वैसे ही चिड़ा हूँ, ऊपर से हर जगह अपनी ये दादागिरी, ये ठीक बात नहीं है। उसके बाद दूसरे रिजाइन किया मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है मेरा भी रिजाइन, ठीक है, तो इन्होंने भी किससे रिजाइन कर दिया? कांग्रेस छोड़ दी, INC से रिजाइन कर दिया। तीसरा रिजाइन किया विट्ठल भाई पटेल ने। किसने किया? विट्ठल भाई पटेल ने। इन्होंने कहा फिर मेरा भी रिजाइन। तो इस तरह से एक के बाद एक कई रिजाइन हुए। आखिरकार ये जो चेंजेस ग्रुप के नेता थे, इन्होंने इलाहाबाद में आनंद भवन में, ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू जी के घर में एक बैठक बुलाई और तारीख थी 1 जनवरी सन 1923। और इस बैठक में तय हुआ कि एक नई पार्टी बनाई जाएगी। 1 जनवरी साल 1923। जगह का नाम क्या है? इलाहाबाद। कहाँ पे बनी ये पार्टी? इलाहाबाद। और एक नई पार्टी बनी, नई पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी, ठीक है। इसका पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। किस वजह से बनी? 2 बातों से। एक, विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बिना किसी से पूछे वापस किया, इसलिए ये नेता नाराज थे। तो इन्होंने एक नई पार्टी बना दी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसके फाउंडर कौन थे? संस्थापक कौन थे? C.R. दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी बने, सचिव बने, और C.R. दास इसके प्रेसिडेंट बने, इसके अध्यक्ष बने, और इस तरह से ये पार्टी बनी। मार्च 1923 में इस पार्टी का अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, पहला, ठीक है, लिख लो, फर्स्ट अधिवेशन या पहला सेशन, फर्स्ट सेशन, ठीक है। कब हुआ? मार्च 1923। किसका है भाई? स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का पहला सेशन हुआ। और ये भी कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में। कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में। इसमें क्या क्या बातें कही गई, ठीक है, बातें क्या क्या कही गई थी ये ध्यान देना है। इन्होंने कहा डिमांड करेंगे डोमिनियन स्टेटस। क्या मांगेंगे? डोमिनियन स्टेटस मांगेंगे हम, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम मांगेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान मांगेंगे।
तीसरा कहा कि हम मांगेंगे अपनी पूरी तरह से ऑटोनॉमी मांगेंगे। किसमें? ऑटोनॉमी मांगेंगे। किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। हम कहेंगे ठीक है सेंट्रल काउंसिल तुम ले लो, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हमको दे दो। ठीक है, पूरी तरह से भारतीय लोगों के अंडर में आना चाहिए। ठीक है, राज्य विधान परिषदें इसमें हमारा पूरा वो होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने कहा हर जगह पे सरकार के खिलाफ क्या करेंगे? सत्याग्रह। सरकार में शामिल रहेंगे लेकिन सरकार का विरोध करेंगे, नहीं मानेंगे, इस्तीफा देंगे। ठीक है, लेकिन हम ये रहेंगे। कहा कि महात्मा गांधी अगर कोई सही बात या रचनात्मक बात बोलते हैं तो कांग्रेस की समर्थन भी करेंगे। ठीक है, तो रचनात्मक बातों पे गांधी का समर्थन। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब हर बात का गांधी के विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम अभी बहुत सारी चीज़ों पे समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर गांधी कोई सही बात रचनात्मक बात बोलेंगे तो हम इनका समर्थन करेंगे। इस आइडियोलॉजी के साथ कौन सी पार्टी काम करने लगी? स्वराज पार्टी काम करने लगी। अब स्वराज पार्टी ने क्या कुछ काम किया ये समझते हैं। स्वराज पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। ठीक है, और किसका चुनाव लड़ा? लेजिस्लेटिव काउंसिल का। टोटल सीटें थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव लड़ा, क्योंकि ये चेंजेस ग्रुप में आते ही थे तो इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव लड़ा। टोटल सीट्स थी 101, जिसमें से कि इस पार्टी ने 61 सीटें जीत लिया। किसने जीता? स्वराज पार्टी। किसने जीता? पार्टी बिन 101 में से 61, काफ़ी अच्छी सीटें जीती और इनका काफ़ी अच्छा बहुमत रहा। इसलिए इन्होंने अंग्रेज सरकार पे दबाव बनाया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करें। क्या बनाएं? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करें, संविधान में क्या करें? सुधार करें। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो लगान है लैंड रेवेन्यू उसको क्या करें? कम करें। ठीक है, इसको घटाएं। दो बातें कहीं। इस दबाव में आके सरकार ने सर मुंडी मैन कमीशन बना दिया। कौन सा कमीशन? मुंडी मैन। कहा कि देखो भाई बहुमत बहुत बढ़िया है इनका और बहुमत से तो काम होता ही है, तो सर मुंडी मैन के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया कि तुम चेक करो कि क्या स्वराज पार्टी जो बात कह रही है वो बात सही है या गलत है। और सर मुंडीमैन के नेतृत्व में मुंडीमैन आयोग बना साल 1924 में। कौन सा आयोग बना भाई? मुंडीमैन। किसके दबाव में? स्वराज पार्टी के आरोप के दबाव में मुंडीमैन का आयोग बना, मुंडीमैन कमीशन बना। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में हरी झंडी दे दी। कहा स्वराज पार्टी की बातें ठीक है। ठीक है, स्वराज पार्टी इज राइट, स्वराज पार्टी सही है। और इस तरह से संवैधानिक सुधार शुरू हुए। ठीक है, क्या हुए? रिफॉर्म्स शुरू किए गए। ठीक है, रिफॉर्म्स को हरी झंडी मिली। ठीक है, इसके अलावा एक और काम हुआ, लैंड रेवेन्यू की दर, लगान की दर जो है वो क्या हुई? मुंडीमैन कमीशन ने कम करवा दी। तो ये कह सकते हैं कि स्वराज पार्टी शुरुआत में काफ़ी अच्छी सफलता के साथ क्या कर रही थी? काम कर रही थी। इसने काफ़ी बढ़िया से काम करना शुरू किया। सरकार के भीतर ही रहकर ये लगातार क्या कर रही थी? सरकार की आलोचना कर रही थी। इस पार्टी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए 1924 में देश के लिए संविधान की मांग की। कहा कि देश के लिए भारतीयों द्वारा बनाया संविधान होना चाहिए, भारतीयों द्वारा बनाया संविधान चाहिए हमको। ठीक है, द स्वराज पार्टी वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी हु डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, स्वराज पार्टी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने भारत के लोगों के द्वारा भारत के लिए संविधान बनाने की मांग उठाई। इन्होंने ये स्वराज की मांग पार्टी के तौर पे सबसे पहले उठाई। व्यक्ति के तौर पे बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में सबसे पहले ये मांग उठाई थी, लेकिन पार्टी के तौर पे किस पार्टी ने उठाई? स्वराज पार्टी ने 1924 में देश के लिए भारतीयों द्वारा बनाया कॉन्स्टिट्यूशन मांग लिया और इस तरह से ये पार्टी काफ़ी सफल रही। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद ये पार्टी जब 1926 का चुनाव हुआ तो ये डिक्लाइन कर गई। ठीक है, इसकी सीटें क्या हो गई? बुरी तरह से गिर गई, सीटें कम हुई। 1925 में CR दास की मौत हो गई। क्या हो गई? CR दास की मौत हो गई। समझ में आया कि नहीं? इस बीच इस पार्टी में कई लोगों का समर्थन भी मिला था,
जब ये पार्टी 1923 में बनी थी तो 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने भी इसको अपना समर्थन देके ज्वाइन कर लिया था। तो ये भी एक नेता थे इसके, ठीक है। बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन करने वाले शहीद हुसैन सोहरावर्दी ये भी इसी पार्टी में जाके शामिल हो गए थे, ठीक है। शहीद हुसैन सोहरावर्दी ये भी किस पार्टी में शामिल हो गए थे? स्वराज पार्टी में। सुभाष चंद्र बोस भी किस पार्टी में शामिल हो गए थे? इसी पार्टी में। लेकिन ये पार्टी 3 साल के अंदर ये लड़खड़ा गई। क्यों? क्योंकि अगले चुनाव में इसकी सीटें घट गई। CR दास की 1925 में मौत हो गई। कांग्रेस में से एक धड़ा हिंदू राजनीति पे उतर आया। कांग्रेस में परिवर्तन हुआ है लेकिन इसका प्रभाव पड़ा। मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा नाम की पार्टी कांग्रेस से अलग करके बना दी हिंदू राजनीति की पार्टी। उसका प्रभाव ये रहा कि स्वराज पार्टी से भी बहुत सारे लोग टूटकर किधर चले गए? हिंदू महासभा में चले गए। और ओवरऑल प्रभाव ये रहा ये सब चीज़ों का कि स्वराज पार्टी क्या हो गई? स्वराज पार्टी बिखर गई। समझ में आया कि नहीं? स्वराज पार्टी क्या हो गई? बिखर गई। कब तक? 1926 आते आते। एक रीजन और था, कहा गया था असहयोग करेंगे, लेकिन इस पार्टी में दो फाड़ हो गए। मोतीलाल नेहरू जहां असहयोग की राजनीति पे अड़े रहे, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर और लेजिस्लेटिव के अंदर विरोध करते रहे किसका? अंग्रेज हुकूमत का। वहीं बॉम्बे की जो स्वराज यूनिट थी वो अंग्रेज़ों के साथ समर्थन में खड़ी हो गई कई मामलों में। कहा कि पद पे बने रहना है, समर्थन करना है। इस तरह से इसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स आ गई और 26 आते आते स्वराज पार्टी जो है वो सीन से गायब सी होने लगी, ठीक है। और बाद में ये पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई कि इसे फाइनली काफ़ी आगे जाके, ठीक है, 1935 के आसपास कांग्रेस में ही क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। लेकिन इधर गांधी का क्या हुआ? गांधी की तबीयत जेल में ख़राब रहने लगी। 1922 में अरेस्ट हुए थे, 6 साल की सज़ा हुई थी। लेकिन 2.25 साल बीते और गांधी काफ़ी सीरियसली बीमार हो गए। इसलिए अंग्रेज़ सरकार ने उनको दया दिखाते हुए 5 फरवरी 1924 को रिलीज कर दिया। कह दिया भाई देखो 6 साल रह नहीं पाएंगे ये, इनको तबीयत इनकी क्या हो गई है? ख़राब हो गई है। तो गांधी को 5 फरवरी 1924 को जेल से छोड़ दिया गया। अप्रॉक्सीमेटली वो रह चुके थे यहाँ पर 1 साल 11 महीने के अप्रॉक्स रह चुके थे, ठीक है। 1 साल 11 महीना के लगभग ये जेल में रह चुके थे, ठीक है। इसी साल 1924 में कर्नाटक के बेलग्राम में INC का समिट हुआ। बेलग्राम, ठीक है, INC समिट, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ पे? बेलग्राम में। ये एकमात्र जो है सम्मेलन है कांग्रेस का जो कि गांव में हुआ और एकमात्र कांग्रेस का सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी। तो याद रखना 1924 जेल से छूटने के बाद दिसंबर 1924 में बेलग्राम कर्नाटक में जो कांग्रेस की समिट हुई है गांव में हुई थी और एकमात्र कांग्रेस सम्मेलन है जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। बाकी किसी सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने नहीं की। अब स्वराज पार्टी भी बिखर गई, गांधी से भी लोगों की उम्मीद खत्म हो गई, कांग्रेस से भी लोगों की उम्मीद टूट रही थी। इसलिए भारत के कई युवा जिनका खून गर्म था, उनके रगों में खून फड़फड़ा रहा था, उन्होंने कहा अब हम ही कुछ करेंगे। और इसको समझने के लिए हम देखेंगे अगला लेक्चर कि भारत के गर्म खून के युवाओं ने कांग्रेस और स्वराज पार्टी से नाउम्मीदी मिलने के बाद आखिर भारत में क्या किया। इसके लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।